हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। ये सेकेंड सेमेस्टर का है मैथ, जो 4th नंबर का पेपर है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपका सेकेंड सेमेस्टर मैथ या अंग्रेजी में ही बैक लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अंग्रेजी में मान लीजिए किसी तरह छूट गया तो मैथ में फंस जाते हैं लोग। तो देखो, अब तो समय बहुत कम है और अगर आपको यानी न्यूमेरिकल बताएंगे तो उतना समझ में भी नहीं आएगा। हो सकता कुछ समझ में आए, कुछ ना आए। और अगर आपको कुछ मैथ आती है तब तो बेटर है, नहीं आती है तो आप समझ लो कूप मंडूप की तरह आप देखेंगे वीडियो, समझ में कुछ नहीं आएगा, समय बर्बाद होगा। तो हम वो फैक्ट लिए हैं जो न्यूमेरिकल नहीं है, जो कॉन्सेप्चुअल है, जो सभी को पढ़ना ही है, फिर सिर्फ याद करना है। ठीक है, अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आराम से आपका बैक नहीं लगेगा। 20 से 15 से 20 के बीच में आराम से नंबर आप अचीव कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर आ जाता है आभास संख्या क्या है। ऐसी संख्या है जो केवल एक से कटे और खुद से कटे। ठीक है, पूरी तरह से कटे वो आभास संख्या है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 19, ये सब। यहीं पे देख लेते हैं ट्विन प्राइम। आभास संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें एक का गैप हो। जैसे आपका है 17 और 19, 11 और 13, 29 और 31, ये ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते। भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक और खुद के अतिरिक्त और अन्य भी किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्याएं बोलते हैं। समापवर्ती एग्जाम में आ सकता है आपके। समापवर्त क्या है? समापवर्त बोले तो मासा क्या, चलो देख लेते हैं। वह व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों से द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये लासा की बात है। ठीक है, मल्टीपल, उसे बोलते हैं समापवर्त। लघुत्तम समापवर्तक लासा से संबंधित है, इसको देख लीजिएगा। और इसकी गुणनखंड विधि और भाग विधि निकालने के फार्मूला आप देख लीजिएगा जरूर। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी पंक्ति है। इसका मतलब ये वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक है, अंडर रूट कर दे, 25 आंसर आ जाएगा। मासा जानते ही हो, है ना, जो दोनों में सभी में सेम मिले वो मासा है। देखो दोनों में एक्स है, सॉल्व कर लेंगे, एक्स आ जाएगी। देखो एक चीज़ और, अपवर्तक क्या है? इसे फैक्टर बोलते हैं। समापवर्तक SCF बोलते हैं। ठीक है, और समापवर्त, ये वर्तक और वर्त, इसमें ध्यान दीजिए, LCM बोलते हैं। और अपवर्त गुणज, जैसे 5 का गुणज 10, 15, 20 ऐसे। और 10 का फैक्टर अपवर्तक, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। ये सब अपना निकाल लीजिएगा। यदि संख्या, कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करती है, उसे समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये यानी जो 2 व्यंजक दिए गए हैं, ये खुद किसी संख्या काटने के लिए तैयार है। ठीक, तो ये समापवर्तक है। और अगर ये दोनों व्यंजक, ठीक है, यानी एक संख्या ये आ जाती कोई, और इधर से 2 व्यंजक, 3 व्यंजक इनको काटते तो वो समापवर्त हो जाता। इसमें से आपको बताना भाज्य संख्याएं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 तो ठीक है, लेकिन 4 और 6 नहीं है। 4, 6 नहीं है, 4 नहीं है, तो इसलिए दा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, लासा इसमें से आप निकाल लेंगे, 36 आ जाएगा। 9 से भी 36 कट जाएगा, 12 से भी, 18 से भी। 9 के अपवर्त बोले तो गुणज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और 16, 32, 64 का लासा 64 आएगा। ठीक है, नीचे भी लासा बोल रहा है।
इसका 840 आएगा। ये लगा लीजिए, एग्ज़ाम में आए हुए हैं सब। 10 से 65, 91, लघुत्तम, इन सब का गुणा कर दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। ये अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये नीचे उत्तरमाला दिए गए हैं। एग्ज़ाम में आता है सजाती और विजाती। सजाती को होमोजीनियस बोलते हैं, यानी जिसके सभी व्यंजक एक जैसे हों। कहने मतलब है एक ऐसा व्यंजक, बहुपद व्यंजक जिसमें, बहुपद मतलब एक पद, दो पद, तीन पद, ये बहुपद है। केवल एक चर यक्स हो, या तो यक्स हो या तो वाई हो, चाहे जो हो, लेकिन एक ही टाइप का हो, उसे सजाती व्यंजक बोलते हैं। विजाती का मतलब ये क्या है, अलग अलग, जैसे एक्स भी हो और वाई भी हो तो विजाती है। ये नीचे देख लो, ये ऊपर वाला सब सजाती ही है, ठीक है। आगे देखिए संख्या क्या है। किसी भी वस्तु को व्यक्त करने के लिए जो पद्धति प्रयोग करते हैं उसे संख्या बोलते हैं। संख्यांक मतलब जो प्रतीक है वो संख्यांक है, 1 2 3 4 ये प्रतीक है कोई। प्रमेय संख्या की विशेषता बता देना आपको, ठीक है। पूर्ण संख्या ये यानी इधर भी पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। प्रमेय संख्या भी देख लीजिएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर इनफाइनिट तक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। एक न तो भाज्य ना अभाज्य है, ठीक है। शून्य केवल एक पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भाई न छोटी, इनफाइनिट पता नहीं कौन सी है, इनफाइनिट है, इसे अनंत बोलते हैं। क्रमागत दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर 1 होता है। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या 5 है इसमें। ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी? ऋण पूर्णांक संख्या -5 है, ठीक है। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी इनफाइनिट होती है? एग्जाम में यहाँ पे कई बार आया हुआ है। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? इसमें देखो, इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा, तो आप ऐसे याद रखिए। माइनस में जो जितना बड़ा माइनस है उतनी छोटी है, जो जितना बड़ा माइनस उतना छोटा है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये 2 ही है। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या इनफाइनिट होती है। इनमें से कथन कौन सही है? एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ठीक है। 21 का अनुवर्ती 21 की अनुवर्ती 22, 22 की अनुवर्ती 23 होता है। पूर्ववर्ती होगा 20, जैसे बोल देता 21 की पूर्ववर्ती तब हो जाता आपका 19, लेकिन यहाँ पे 23 सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में प्राकृत संख्या कौन सी है? 2 प्राकृत संख्या है। परिमेय संख्या इसमें से नहीं। पाई अपरिमेय संख्या कई एग्जामों में आ चुका है। किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या कहती अनंत होती है। परिमेय संख्या -16/18 का सरलतम रूप क्या है? -1/5। परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप, इसको काट दीजिएगा, 5 से 5 40, 5 5 25। परिमेय संख्या 3 और 3/5 में सबसे बड़ी, ठीक है भाई, देखिए कौन सी है। तो इसका आंसर जो है द वाला है, 7/10, ठीक है। आगे देखते हैं। परिमेय संख्या 4/9 में सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी? इसमें बड़ी पूछ, इसमें छोटी आपको निकालना है, ठीक है। तो 20 का हो जाएगा आ वाला। आगे देखते हैं 21 का। परिमेय संख्या 0/-5 में सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है? इसमें बा वाला, -2/-7, ये वाला आपका सही हो जाएगा। परिमेय संख्या इसमें से कौन सी नहीं? पाई अपरिमेय संख्या है, बार बार रिपीट हो रहा बेचारा। -1 से और 1 के बीच में जो परिमेय संख्या इनफाइनिट होती हैं, ठीक है। देखिए आपका सबका जो बैक है, बैक लगने से यही आपका चैप्टर बचाएगा। अब देखिए पूछता है कि पूर्ण संख्या है बताइए, तो आपको डाल देना है 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनिट तक जितनी संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या है, ठीक है।
आगे देखते हैं। क्रमागत पूर्ण संख्या का मतलब है जो क्रमवार दो दो या एक एक का अंतर चलता है। ठीक है, अब आगे कुछ नियम में देख लेते हैं प्रगुण का। योग का संवरक नियम, ध्यान दीजिएगा बस आप इतना कि पूर्ण संख्या बराबर पूर्ण संख्या ही होती है, योग का संवरक नियम है। योग का क्रम विनिमय का मतलब जैसे आप चाहे जितना क्रम बदलोगे आंसर वही आएगा। जैसे 3 धन 4 7 आएगा, 4 धन 3 तब पर भी 7 आएगा। योग का तस्मक अवय प्रगुण, इसका मतलब ये होता है शून्य से अगर आप जोड़ोगे तो संख्या वही आएगी। आगे देखिए 80 और 90 के बीच में आभास संख्या कौन सी है। देखो 81 99 81 कट जाएगा, 83 नहीं कटेगा, 83 है। 87 2 से कट 3 से कट जाए, काट के चेक कर लीजिएगा, ये भी नहीं है। तो 81 नहीं है, 89 नहीं है, तो ये 89 है लेकिन 81 नहीं, दा वाला सही आंसर है। इस प्रश्न में 4 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप से भिन्न है, तो ये दा वाला भिन्न है। देखो 36 18 9 27 7 5 35, लेकिन 4 5 20 ये 26 दिया है। इसमें भिन्न, इसमें आपको देखो वर्ग निकालना है। ठीक है, देखो 9 का वर्ग 81, 10 11 12 13 14 196। ठीक, पूर्ण संख्याओं का योग का तस्मक नियम अवय 0 होता है। ठीक है, ये नियम बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा है, ये समझ लीजिए हमको लिखना ही है ये। ठीक है, क्लोजर लॉ यानी संवरक नियम, यानी आप चाहे जैसे जोड़ो घटाओगे यानी नेचुरल नंबर ही है। क्रम विनिमय मतलब क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सहचर नियम मतलब एक बार किसी और के साथ हो जाए, दूसरी बार किसी और के साथ, तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो 3 और 5 एक साथ है, लेकिन उस बार 5 और 8 हो गया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, गुणा में भी वही सहचर नियम अगर आप यूज करें तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योग में भी अगर आप सहचर नियम यूज करते हो, बंटन, इसमें बंटन यूज हुआ है, तब पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर वही आएगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ही है पूर्णांकों के ऐसे युग्म जिनका योग शून्य होता है एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट बैठा लीजिएगा। आगे इसका जो आपका सॉल्व होगा, ये क्या कह रहा है, किस प्रगुण पर है, ये जो है बंटन नियम पर है। देख लीजिए, ये इधर 3 गुणे 18 और 3 गुणे 13 है। ठीक, बंटन नियम जी यहाँ पे है, ये व्यकलन का है। आगे माइनस माइनस 23, ये आंसर हो जाएगा। ये ऐसे लिखा जाएगा 1/23। ठीक है, तो इसको 23 माइनस 1 स्क्वायर। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा यानी जो 5 आया हुआ है 4x + 5 के पूर्व ठीक कौन सा था, 5 यानी 4 रहा होगा, उससे पहले 3 रहा होगा। ठीक, ये सही है। अब ये बोल रहा है कि धन पूर्णांक 2x + 3 के ठीक बाद, यानी 3 है फिर 4 हो जाएगा बेसिक सी, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा। अगर इसे पहले पूछता तो 2 हो जाता 3 के पहले। देखो इसके बीच परिमेय संख्या इनफाइनिट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। शून्य का प्रतिलोम नहीं होता है, और ये परिमेय संख्या 8 से नहीं करे 5 8 40, 5 उसके बाद 15 3 45। ठीक, आपके एग्ज़ाम में कई बार समीकरण आ चुके, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, समीकरण क्या है, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि हो, राशि मतलब x y कुछ भी हो, समीकरण कहलाता है। प्रत्येक समीकरण अज्ञात राशि के मान से संतुष्ट होता है। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष का मान आपस में बराबर नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2x² + 7x + 6 0 एक प्रकार का समीकरण है। समीकरण के प्रकार ये ध्यान दीजिए, एग्जाम में आया हुआ है। सरल या रेखीय, द्विघाती या वर्ग समीकरण, यानी जिसमें 2 की पावर हो। त्रिघाती 3 की पावर। बहुघाती मतलब
अनलिमिटेड जितना लगा सको 10, 20, 40, 50, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसको आप आसानी से एक बार देख लीजिएगा। इसे बोल रहा सर्व समीका है, यानी दोनों तरफ बराबर कौन सा, ये वाला बराबर हो, सॉल्व कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है इसको हल करिए। देखो अगर 1.5 रुपया है, ठंडी निकाल दो, कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा। तो y बराबर 7/1, यानी आंसर 7 आ जाएगा। इसमें जो है 28 है, और मान लीजिए x इस तरफ 1 है, तो इसको जब घटा देंगे तो 27x बचेगा, ठीक है, 27x, और 54 बचेगा। 27 दूना 54, ये बा वाला सही है, सा वाला गलत है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, वह तल का वह भाग जो एक आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा रहता है, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। अब आगे आयतन भी बोलते हैं ना उसको। किसी बंद ठोस द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, उस स्थान की माप उस ठोस के आयतन, उसका आयतन कहलाता है। आकृतियाँ आप देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। त्रिभुज हो सकता है, आयताकार, वर्गाकार, समलंब, समचतुर्भुज, वृत्ताकार, ये सब है, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या फिर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तब पर भी है। समकोण त्रिभुज का भी वही सेम ही है, कोई अलग नहीं है। आगे यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस, एक धन वो a + b + c, मतलब पहली भुजा धन दूसरी भुजा धन तीसरी भुजा, 2 से भाग दो, अर्ध आ जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह, यानी साइड है ABC घटाना है जितना दिया है साइड उसमें से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये याद रखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a √a b² - b², ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। ये जो यस दिया गया है, इसका मतलब अर्ध, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। उसके बाद जितना साइड है सब में घटा लेना है, उसके बाद √ निकाल कर देना है। समानांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो आधार गुणे ऊंचाई से गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला भी जो गुजरा सेम वही, विकर्णों का गुणनफल दे दिया है, ठीक है। उसके बाद समलंब चतुर्भुज में, उसमें भी थोड़ा कुछ अंतर नहीं, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। आगे देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला। देखो आपका फार्मूला यही है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। जरूरी नहीं आपको न्यूमेरिकल से ही पूरे नंबर मिले। अर्ध परिमाप का a + b + c/2, ठीक है। अदरवाइज त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाएं 10, 8, 14 और 18 मीटर हैं, तो क्षेत्र की परिमाप क्या होगी, ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले आप अर्ध परिमाप निकालिए, उसके बाद फिर जा कर के सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज की समकोण बनने वाली भुजाएं 10 और 12 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा। ये जो निकाला गया इसी आधार पर निकाला सार कैसे, 1/2 गुणे 10 गुणे 12, ठीक है, 2 × 12 10 × 60। सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 और 20 है, तो उनका क्षेत्रफल इनका गुणा कर दीजिए। देखो वो वेरी सिंपल है, विकर्णों का 2 × 10 × 20, इसको गुणा कर दोगे तो इधर भी 10 इधर भी 10, 100, इसका आंसर आ जाएगा। समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 16 और 18 में, इनकी दूरी 6 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना आएगा। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको हम यही सॉल्व करा देते हैं। फार्मूला जानते हो ना क्या है, 1/2, ठीक, और उसके बाद जो गुणे है ऊंचाई वो तो होनी चाहिए, ऊंचाई कितना 6 दिया है ना,
उसके बाद जो समानांतर भुजाओं का जो योग है, देखो इधर 16 और 14 हो जाता है 30, ठीक। 2 से काट दो, ये 3 आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 90 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिएगा समानांतर चतुर्भुज का आधार 12.8 सेंटीमीटर व ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, तब क्षेत्रफल क्या होगा। दोनों गुणा कर दिए आपस में, 54.8 आपका आंसर आ जाएगा। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये अभी अभी गुजरा ना, गजब है, एकदम दमदार है। ये भी त्रिभुज का है, ये भी त्रिभुज का है, ये समलम चतुर्भुज का है। आधार गुणे ऊंचाई, ये आयत का हो सकता है। आइए आगे, वृत्त का क्षेत्र। वृत्त क्या है, एक सर्किल होता है, बीच में एक बिंदु होता है, ठीक है, और उस बिंदु से सर्किल की दूरी जो उसकी परिधि होती है समान होती है। जीवा परिधि व्यास, देखो यहाँ पर ये आपके पास एक गोला है, इसका बिंदु है, पॉइंट है। जो रेखा परिधि से लेकर दूसरी परिधि तक गुजरे और वो बिंदु तक ना जाए, केंद्र बिंदु तक ना जाए, उसे जीवा बोलते हैं। और जो परिधि से बिंदु तक जाए उसके बाद दोबारा जो है परिधि में ना मिले, उसे त्रिज्या बोलते हैं, और अगर परिधि मिल गई तो इसे व्यास बोलते हैं, ठीक। फार्मूला ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपसे एरिया निकालने के लिए बोले तो पाई आर स्क्वायर है, क्या है, पाई आर स्क्वायर, और परिधि 2 पाई आर, ध्यान दीजिएगा नहीं लपक जाओगे। ये वही चित्र है जो अभी आपको हमने समझाया, जीवा, व्यास और त्रिज्या क्या चीज़ें हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र निकालने पाई आर स्क्वायर होता है, और 2 पाई आर ये जो है परिधि का है, परिधि, ठीक है, ये वाला। उसके बाद वृत्ताकार मैदान का बाह्य त्रिज्या R1, आंतरिक R2 है, तो मैदान का क्षेत्रफल पाई R1 R2, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल 154, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो क्या करो, इधर देखो साइड में सॉल्व कीजिएगा, इसे काट दीजिएगा, 22 7 154 आ जाएगा। एग्जाम में घन लिखने के लिए आ जाएगा तो क्या करोगे, ऐसा समानांतर फलक, यानी इसमें 6 फलक होते हैं, और सभी फलक आपस में क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं, ठीक है। और इसमें प्रत्येक में जो कोर होती है लंबाई समान होती है, विकर्ण 4 होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं, क्षेत्रफल भी सबका बराबर होता है। घन का आयतन a³, घन के विकर्ण की लंबाई a√3, घन की संपूर्ण पृष्ठ 6a², ठीक है। एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो उसका कोण क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो अगर विकर्ण निकालना था आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये आपका कैसे आया है, देखो आपके फार्मूले में जो विकर्ण है उसको बोलता है a√3। तो देखो यहाँ पे आयतन दिया 125, जब इसको निकाले 5 का 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो ये 5 बचा, तो ये 5 इसके सामने है, उसके बाद फार्मूले में ही यही है, ठीक। इसमें क्या कर सकते हैं, एक घन की कोण 6 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा, 6 36 छक्का 216, सही है। 2 घनों कोण क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर पिघलाकर एक बड़ा घन बनाए, इन सब का आयतन निकाल करके आप जोड़ दिए, सही आंसर आ जाए। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 धन 4 चौक 16 चौका 64, इसे बड़े घन का आयतन होगा, हाँ सॉरी। तो यानी इसमें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया इसे, तो चलो इसको हम जोड़ते हैं। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौको 64, तो आप 27 धन 64 जोड़ लीजिए, जितना आएगा वही आंसर द वाला।
घन के आयतन का सूत्र ए क्यूब होगा। 1 घन मीटर बराबर 1000 घन सेंटीलीटर के। छठा का जो आपका है दा, ठीक है, यानी 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आ सकता है। आगे देखिएगा, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप आयतन कहलाती है। आगे देख लीजिए, जो फार्मूले में जो आपको थोड़ा दिक्कत होती है, अलग अलग नाम सुनते हैं, आपके अंदर वो प्रतिभा है सॉल्व करने की, लेकिन नहीं सॉल्व कर पाते। क्षेत्रफल में देखो, आधार और ग्रस्त संगत ऊंचाइयां भी ले सकती हैं। और अगर त्रिभुज का आधार निकालना 2, यानी ये चीज़ यहाँ नीचे चला जाएगा और संगत वाला उधर आ जाएगा, ठीक है। जो आपको निकालना चाहिए निकाल सकते हैं, ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। एक त्रिभुज में ए बी में ए 0 0 और बी 0 3 और सी 0 -8, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 होगा। देखो, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 है, आधार 15, तो जो संगत ऊंचाई वो कितनी होगी, तो देखो 45, चाहे उस फार्मूले में रख लो, चाहे हमारी तरह 1/2 गुणे हो जाएगा 15 गुणे यक्स। 15 तियाँ 45, 2 तिहाई 6, यक्स की वैल्यू 6, तो ये 6 सही आंसर है। यदि आगे देखते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400/3 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगी, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45, ये तो हो गया है, वो भी हो गया है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5 और 8 है, त्रिभुज नहीं बनेगा भाई। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज बनना संभव ही नहीं है, ठीक है। त्रिभुज बनना संभव नहीं, क्योंकि 3 और 5 आ जाएगा 8, यानी कोई साइडें नहीं बचेगी, बराबर हो जाएगा, तो कहाँ त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का आधार क्या होगा, 8 × 48, 6 दूनी 12, 12 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। 2 भुजाएं सेम, 2 भुजाएं सेम होती हैं। अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई निकालनी है, आयत का क्षेत्रफल गुणे चौड़ाई, ये सब आपकी ट्रिक है, आपके ऊपर डिपेंड है। हम तो यही एक ही फार्मूले से सब कुछ निकाल लेते हैं, ठीक है। आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई, आयत का विकर्ण √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई। अनग्रुप डाटा यानी अवर्गीकृत आंकड़े, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है। और यानी आप उसको देख के कोई, जब तक उसे व्यवस्थित नहीं करो तब तक सही नहीं होगा। बंटन नियम का मतलब कौन कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। टैली चिन्ह देख लीजिए, कुछ लोग जैसे ये ऐसे खींच लेते हैं और खींचने के बाद ऐसे लगा देते हैं, या ऐसे लगाते हैं, आए ऐसे, ये वाला सही है, ठीक है। नहीं तो हम पहले शायद किसी एग्जाम ऐसे मारते थे, गलत है। तो आपको क्या लगाना है, ऐसे लाना है और नीचे से ऊपर से नीचे ला लेना, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्लास लिमिट यानी निम्नतम का मतलब ये होता है जो सबसे छोटा अंक होता है, अधिकतम का मतलब जो सबसे बड़ा होता है। वर्ग अंतराल का मतलब दोनों का डिफरेंट, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग दो तो डिफरेंट आ जाएगा। बारंबारता कितनी बार है, वर्ग आवृत्ति का मतलब कितनी बार आंकड़ों में शामिल है, ठीक है। वर्ग अंतराल बनाने की अपरवजी विधि और समावेशी विधि, ये अपरवजी विधि है और ये समावेशी है, मतलब उसी में शामिल रहेगा, ठीक है। समावेशी में देखो 0 से 9 तक आया, फिर 9 छोड़कर 10 से 19, 19 नहीं आएगा, अब 20 से 19 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, इस तरह होता है। ये टैली चिन्ह बना करके आप बारंबार सरणी बनाइए। देखो इसमें दे दिया गया 0 से 15, 15 से 20 कितनी बार है, ये अपरवजी है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए बारंबारता कितनी हुई है, टैली चिन्ह लगा दिया गया। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे वर्ग अंतराल बना लीजिएगा और इसको आप कर लीजिएगा, एक बार ट्राई मार लीजिएगा। आगे देखते हैं बार चार्ट और हिस्टोग्राम क्या है। श्रेणीबद्ध डेटा प्रस्तुत करता है। ठीक है, बार चार्ट और अलग अलग तत्व प्रदर्शित करता है। हिस्टोग्राम मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करता है, उन तत्वों को प्रदर्शित करता है जिन्हें एक साथ समाहित किया जाता है, उन्हें श्रेणी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सर्वांग संपन्नता। सर्वांग समता का मतलब ये होता है कि एक आकृति हो, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक आकृति हो ये, और इतनी बड़ी ये दूसरी वाली भी आकृति हो। कहने का मतलब ये है कि इस आकृति पर दूसरी वाली आकृति क्या करे, ढक ले। हम देखो ढकते हैं। ठीक है, तो इसे सर्वांग सम बोलते हैं, यानी सभी अंग इससे क्या है, समान है। ठीक है, और अगर ना ढक पाए यानी सर्वांग सम है। ठीक है, और जैसे एक और एग्जाम समझ लीजिएगा, जैसे मान के चलिए एक चित्र ये इतना बड़ा सेम ऐसे ही एक ऐसे भी है, लेकिन दोनों छोटे बड़े हैं, तो इसे समरूप बोलते हैं, यानी सभी उसका सिर्फ अनुपात बराबर होता है, अंग बराबर नहीं होते। ये सर्वांग सम यानी सभी कोण बराबर, ये रेखाखंड सर्वांग सम, त्रिभुज भी है आपका। सर्वांग समता की विशेषताएं आप देख ले, दो सर्वांग सम कोणों का माप बराबर होता है। ठीक है, रेखाखंडों की लंबाई समान होती है, अर्ध व्यास, परिधि, क्षेत्रफल सब कुछ बराबर, संगत कोण बराबर, क्षेत्रफल बराबर, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर। ठीक है, भुजाएं बराबर, सब कुछ बराबर होता है। ठीक, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वृत्त हो, चाहे रेखाखंड हो, चाहे कोण हो। ठीक है, लेकिन समरूप में सिर्फ क्या बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है और कुछ बराबर नहीं होता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा त्रिभुज की सर्वांग समता से क्या तात्पर्य है, तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक ले, उसे सर्वांग समता कहा जाता है। सर्वांग समता क्या शर्तें हैं, देखो ये शर्तें हैं, कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम, भुजा कोण भुजा, ये अपना याद कर लीजिएगा भाई, ये आया हुआ एग्जाम में कई बार। और समकोण कर्ण और भुजा सर्वांग समता का नियम, भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। ये बोल रहा है समद्विभाजित करती है कि नहीं, इसको बताना है, और कौन सी नियम में प्रणाली यूज होती है। अभी तक तो आप बुक से देख रहे थे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अब आप देखिएगा जो सीरीज में आए हुए कई बार रिपीट हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्रम विनिमय नियम आप याद रखेंगे। ठीक है, ये कैसे होता है, क्रम को बदल देने पे आंसर वही आता है, मतलब ये है। गुणा का क्रम में नियम सेम आएगा। सहचर नियम का मतलब चाहे जैसे जोड़ोगे आपका नेचुरल नंबर ही आना। समवर्ग नियम का मतलब ये है पूर्ण संख्या ही आना है। ठीक है, चाहे जितना जोड़ो घटाओगे पूर्ण संख्या ही, वो तो बात सही। हिस्टोग्राम देख लीजिएगा, ये जो आपका लंब की तरह होता है हिस्टोग्राम कहलाता है। ठीक है, इस तरह हिस्टोग्राम। ठीक, और पिक्टोग्राम ये मान किया जाता है। 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। गोले का आयतन का फार्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक शायद हमारी नज़र में नहीं गुजरा, लेकिन एग्ज़ाम में आया हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये याद रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन, गोला और वृत्त में अंतर होता है, गोला 3D होता है, वृत्त सिंपल होता है, यानी क्या बोलते हैं, यानी चपटा होता है। ठीक है, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, परमेय संख्या -3/4 का अगर योगात्मक प्रतिलोम निकालोगे 3/4 आएगा, गुणात्मक -4/3 आएगा। समझा ना, आगे चलते हैं। तो योगात्मक में देखो कोई अंतर नहीं है, सिर्फ माइनस चेंज हो गया है, गुणात्मक में चेंज हो गया फैक्टर ही ऊपर नीचे। 21 का अनुवर्ती 22 और पूर्ववर्ती 20 है, याद रखना भाई। 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। अभी भी गुजरा, अच्छे से पढ़े होगे तब तो ये नोट्स आपको बहुत सटीक लग रही होगी। पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अवयव 0 0 होता है।
अंडर रूट 2, अंडर रूट 4, अंडर रूट 0.4, अंडर रूट 0.2। तो इसमें से अंडर रूट 4 परिमेय संख्या, बाकी ये परिमेय संख्या है। ये भाई थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, सबसे बड़ा टकने वाला यही है। देखो, अपवर्तक को गुणनखंड यानी फैक्टर कहा जाता है। किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्या क्या कहलाती है? अपवर्तक कहलाती है। जैसे 15 कौन कौन का 1, 3, 5 काट सकता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि यानी कोई संख्याएं दी हो तो उनको कोई एक फैक्टर सभी काट ले, उसे कॉमन फैक्टर बोलते हैं। वह राशि जिससे दो या अधिक राशियों को अलग अलग भाग देने पर शेष कुछ न बचे, यानी पूर्ण रूप से कट जाए। समापवर्त, समापवर्त में ऐसा है कि दोनों का गुणन फल होता है। जो संख्याओं का सारगुणज हो, यानी दोनों सारगुणज हो, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्या से कट जाए। अपवर्त गुणज मल्टीपल होता है। 15 और उसके बाद 15 का गुणज जो है 30, 45, 60, ये जो संख्या किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक है। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता क्योंकि 0 ही होगा, ठीक है। 6 और 54 का मध्यानुपाती समझिए। आपके पास एक फार्मूला है b² और बराबर a। अब देखो, इसी से हम प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती निकाल सकते। देखो, a है प्रथमानुपाती, b है मध्य और c है तृतीया। अगर देखो, अगर a पूछ रहा है तो a खाली हो जाएगा और बाकी सब भरे रहेंगे। b पूछता है तो b खाली हो जाए और ये दोनों भरे रहेंगे। यानी इन दोनों का गुणनखंड इसका स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। b के स्क्वायर के बराबर होता है। देखो, यहाँ पे मध्यानुपाती निकालना है, ठीक। अब देखो, b की वैल्यू नहीं दी गई है तो b² और ये 54 दिया गया और 6 दिया, हमने गुणा किया 324, किसका स्क्वायर होता है? 18 का आंसर सही हो जाएगा। 16 और 40 का तृतीयानुपाती, सी खाली है। 40 में कितना हो जाएगा? 1600 और 16 भाग दे 100 आंसर आ जाए। समीकरण में दो पक्ष होते हैं। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा वर्ग की बारंबारता के अनुसार। संचयी बारंबारता को वक्र त्वरण भी कहते हैं। समान कोण की दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो उन्हें समरूप बोलते हैं। समरूप, देखो उसके बराबर तो नहीं है लेकिन उसके समरूप जरूर है। इसमें देखो अनुपात बराबर होता है भाई। घनाभ का आयतन L × B × H और आयत जो आपका, और दूसरी तरह भी निकाल सकते हो, यानी अगर क्षेत्रफल दिया है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, उसके बाद ऊंचाई से गुणा कर दो, आपके ऊपर घन का क्षेत्रफल। ये घनाभ है, घन है L × B। उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये आपके अभी ये भी रिपीट हुआ। सर्वांग समीकरण क्या है? यदि दो पक्ष में अंक यानी चर बसते हों तो सर्वांग समीकरण यानी समान, ठीक है, बराबर, इक्वल। देखो इधर दिया गया आपको एग्जाम्पल के तौर दोनों तरफ बराबर है। यदि केवल एक तरफ माने हुए मान बसते हैं तो समीकरण कहलाता है, ठीक है। क्रमागत विषम संख्या अगर निकालना तो फार्मूला x प्लस और x + 2 और x + 4 ऐसे, और अगर सम है तो 1, 2, 3 ऐसे निकालते हुए चले जाओ। 1, 3 इस तरह। रेखीय समीकरण जिसमें अधिकतम घात 1 होती है, ठीक है, और एक चर वाला ये है, दो चर वाला ये है। द्विघात समीकरण इस तरह। त्रिघात सर्वांग सम का मतलब सभी अंग समान हो, ठीक है। समरूप त्रिभुज का मतलब ये है प्रकृति एक ही हो लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है, रूप समान होता है, ठीक है। संगत भुजा अनुपात सब समान होते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है। अगर भुजा ज्ञात करना है AB/BC बराबर PQ/QR और AC/BC PR/QR, ठीक है। और क्षेत्रफल निकालना है तो इस तरह ABC का क्षेत्रफल PQR का क्षेत्रफल बराबर AB² / PQ²। तो इस तरह आप निकाल सकते हो अनुपात।
तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। विलोमानुपाती उल्टा होता है। ये फार्मूले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद करिएगा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इस किताब में तो नहीं मिलेगी आसानी से, ठीक है। सबका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपना आराम से लगाइएगा, लिख लीजिएगा। ये वर्ग घन का है और ये भी आप लगाइएगा और ये भी लगाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मैथ का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, अगर आपका स्तर भी कमज़ोर, फिर भी 15 नंबर आराम से पा जाएंगे। और अगर आप कुछ अच्छा खासा लगा पाते हैं तो ये फार्मूले के माध्यम से आप 25 में 25 पा सकते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अब मिलेंगे आपको पेपर में, ठीक है। पेपर जब हो जाएगा तो उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपका कितना यहाँ से फंसा हुआ है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।